हाय फ्रेंड, सुपर टेक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको मैं एक लैपटॉप मदरबोर्ड रिपेयरिंग से रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जिसमें आपको बेसिक लैपटॉप की रिपेयरिंग की जो नॉलेज है, वो जानकारियाँ जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करने के लिए आप शेयर कर दें। तो आपको मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ कि जो भी लोग अपने लैपटॉप रिपेयरिंग में करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए लैपटॉप रिपेयरिंग सीखने से पहले, वो चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा ये सजेशन है कि जिनको भी लैपटॉप रिपेयरिंग सीखनी है, चाहे वो कहीं इंस्टीट्यूट में सीखनी हो या कहीं किसी दुकान पे सीखनी हो, या उनको इंटरेस्ट है कि मेरे को लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना है या कंप्यूटर रिपेयरिंग सीखना है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप एक काम करें कि इलेक्ट्रॉनिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की जो नॉलेज है, वो कहीं भी अपने छोटे मोटे दुकान से जो टीवी वगैरह रिपेयर करते हैं या जो भी इस तरीके की रिपेयरिंग छोटे दुकानों पे होती है, तो उनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज अच्छी होती है। तो आप सबसे पहले एक काम करें कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की जानकारी ले लें 1 महीने 2 महीने में, जिसमें आपको बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं, जिसमें आपका कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, डायोड, ये दो 4-5 आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये जो कंपोनेंट है इसकी आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। तो फिर आपको कहीं भी अगर आप सीखने के लिए जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगा। नहीं तो होता क्या है कि बहुत से लड़के क्या करते हैं कि वो फ्रेशर हैं, उनको सीखना है और वो चले गए सीखने के लिए, और वहाँ जब जाते हैं तो जब इन चीज़ों से आमना सामना होता है तो फिर वो बात ना ऊपर से निकल जाती है, फिर वो पता ही नहीं चलता कि सामने वाले ने जो बोला वो पल्ले ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए सबसे मेरा राय ये रहेगा कि सबसे पहले आप एक काम करें, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज ले लें 1 महीने 2 महीने में। उसके बाद आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी आपको टॉपिक मिलेगा आपको इस इलेक्ट्रॉनिक, इसलिए कि जो लैपटॉप मदरबोर्ड है वो टोटल इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वो है, चीज़ें हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की कोर्स करें, और फिर मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको ऐसे ऐसे वीडियो इसमें आपको मैं डालूंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मैं सिखा दूंगा, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लैपटॉप मदरबोर्ड के लिए जब आप रिपेयरिंग सीखने के लिए जाते हैं, तो मेरे हिसाब से जो सबसे पहला आपको जानकारी होनी चाहिए वो सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू में जो है, जैसे आपको होता है कि अभी तो मान के चलिए कि सीपीयू का तो अगर हम देखें तो पीछे अगर जाएं हम 10 साल 15 साल पहले, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब ओल्ड हो चुकी हैं और उनका कोई यूज है नहीं। लेकिन फिर भी अपने इंडिया में ऐसी चीज़ें हैं कि जो भी लैपटॉप कोई परचेज करता है तो वो चाहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी अपने इस लैपटॉप के साथ ही बिताऊं। तो यहाँ पे ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है रिपेयरिंग में। तो पीछे जैसे कि आपका मान के चलो 486 से जो शुरू होता है, और उससे शुरू होते होते आपको लास्ट अभी फर्स्ट जनरेशन से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा कि अभी फर्स्ट जनरेशन के लैपटॉप अभी इंडिया में हर जगह इस्तेमाल में हो रहे हैं। होने के लिए तो कोटूडू भी होता है, लेकिन क्या है, कोटूडू का अब वो चीज़ रह नहीं गया है, वो समझ लीजिए कि वो खत्म हो चुका है एक तरीके से। लेकिन फिर भी अभी फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के अभी ये सब रनिंग में है और लोग इस्तेमाल में है, ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये आपको फर्स्ट जनरेशन का सीपीयू अगर आपको इसमें पहचानना है कि फर्स्ट जनरेशन का सीपीयू जो है उसको हम कैसे फाइंड आउट करें कि सीपीयू का है वो जनरेशन है क्या। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये है आपका प्रोसेसर, ये दिखाइए आप जरा इनको। तो इसमें जैसे पहचानने के लिए है, तो देखिए सबसे पहले कि आपको ये शेप हो गया प्रोसेसर का, और ये फर्स्ट जनरेशन का सबसे पहले अगर पहचान मैं आपको वैसे बोलूँ तो इसमें 2 कांच ये रहते हैं, एक बड़ा एक छोटा कांच, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि ये इसके ऊपर एक पार्ट नंबर मेंशन रहता है इंटेल की तरफ से, जिसमें आपको SR करके लिखा रहेगा और SL करके लिखा रहेगा। वो पार्ट नंबर जब आप डालेंगे उस पे नेट पे गूगल पे, तो आपकी इसकी पूरी रेटिंग, इसकी डिटेल आ जाएगी। और सबसे पहली और एक और चीज़ है इसमें पहचानने के लिए कि इसके ऊपर ना एक मेंशन ये भी रहता है कि i3 है, i5 है, i7 है, तो इसमें लिखा भी रहता है।
अब लिखा भी रहता है तो सबसे तो पहचान में आपको ये आ गया कि हाँ ये i3 है, i5 है, i7 है। लेकिन जनरेशन आपको पहचाननी है, उसके लिए आपको ये 2 कांच रहेगा, तो मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। उसके बाद अब मान लीजिए कि इसके अंदर अब i3, i5, i7 इसमें सेलेरॉन भी आता है। तो ऐसे ही जितने भी जनरेशन है, चाहे वो सेकेंड हो, फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, वो सारे CPU के अंदर ना शुरू होता है आपका, जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें फर्स्ट जनरेशन में ये देखिए i3, i5, i7 पेंटियम सेलेरॉन। ऐसे ही सेकेंड जनरेशन में भी आपका i3, i5, i7 पेंटियम सेलेरॉन। ऐसे ही थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये सब में आते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको किसी भी डाउट हो कि नहीं i3 है तो ये जनरेशन आपका इसमें पेंटियम नहीं होना चाहिए या सेलेरॉन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सारे ही जनरेशन में आपका सेलेरॉन, पेंटियम और i3, i5, i7 सब में आता है, ठीक है। आइए आपको मैं ये फिजिकली आपको चेक करके बताता हूँ नेट पे कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मान के चलिए ये मैंने यहाँ पे डाल रखा है SLBMD इंटेल। अब इसमें देखिए दिखा इंटेल कोर i3 330M, यहाँ पे 440M या 55 करके ये सीरीज हो सकती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसके CPU की डिटेल। ये हो गया 33, 44, 55, ये रेटिंग ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन का। अब आइए आपको दिखाते हैं हमें सेकंड जनरेशन के लिए। सेकंड जनरेशन की सबसे पहली पहचान है कि फिजिकली आप देख सकते हैं कि इसमें सिंगल कांच होता है, और सिंगल कांच के साथ इसमें क्या है कि आपके ऊपर यहाँ पे i3, i5, i7 कोई भी चीज़ मेंशन नहीं होगा इंटेल की तरफ से। इसमें एक पार्ट नंबर दिया रहेगा इंटेल से, जो कि इसमें आपको SR करके नंबर होता है, जो कि इसमें SR नंबर अगर आप डालेंगे, जैसे हम अभी डाले हैं हमने गूगल पे, तो SR नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पे इसका CPU का डिटेल आ जाएगा। ये हो गई बात। अब आते हैं आपको थर्ड जनरेशन CPU के लिए। अब देखिए थर्ड जनरेशन CPU में क्या होता है, ये भी सिंगल कांच ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके कांच के ऊपर जो आपको ये दिखेगा ना, ये जैसे थोड़ा सा चौड़ा होता है, थोड़ा सा पतला होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसके कलर में जो है डिफरेंस है, कि देखिए स्काई ब्लू और थोड़ा सा ये अलग कलर है। तो ये भी पहचान आपको फिजिकली देख करके अगर आपको समझ में आता है तो कर सकते हैं कि ये ज़्यादा स्काई ब्लू है तो ये थर्ड जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन का CPU के लिए आप देखेंगे तो ये हो गया फोर्थ जनरेशन। इसमें भी देखिए इसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन अब इसके जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि फोर्थ जनरेशन के लिए ये क्या होता है। ये देखिए ये जो अंदर की जो इसकी गहराई है वो थोड़ी चौड़ी होती है फोर्थ जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में कम होती है। इन दोनों में सेम होती है, लेकिन फोर्थ जनरेशन में थोड़ी सी चौड़ी होती है। तो ये फोर्थ जनरेशन का CPU हो गया। इसी के साथ साथ में एक और चीज़ आता है जो AMD होता है। AMD में भी सिर्फ ऐसे ही रेटिंग बढ़ती है। इसमें AMD का जैसे कांच हो गया आपका, मान के जो फर्स्ट जनरेशन के साथ में भी AMD भी आता है। इसके साथ साथ ऐसे ही बढ़ते, वो प्रोसेसर तो मेरे पास रेडी अवेलेबल नहीं है, बट आपका बेसिक जो स्टार्टिंग वाला है जो R3 में लगता है, वो G4 के अंदर लगता है, वो प्रोसेसर है। ऐसे ही CPU इसमें भी अलग अलग रेटिंग में आता है। तो ये हो गई आपकी पहचान। जो प्रोसेसर के लिए आप अगर फाइंड करनी है, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए। आपको आपकी लाइफ में अगर आपको रिपेयरिंग से रिलेटेड आपकी जर्नी होती है, तो आप अगर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। तो आइए, ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि नेक्स्ट वीडियो अगर आपको आपके लिए वो चाहिए तो बेल आइकन पे प्रेस करके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपको इससे भी बेहतरीन जो बेसिक नॉलेज में आएगी आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। जो एक छोटी छोटी ऐसी टिप्स मैं आपको दूंगा जो आपको रिपेयरिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप इस चीज़ को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, और गुड बाय, थैंक यू।